नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, भले वो आज हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो या फिर 6 महीने बाद हो, यूनियन है, सभी यूनियन है और जो पेंशनर्स एसोसिएशन है वो लगातार संघर्ष कर रही है। कभी ना कभी तो लागू होगी, ठीक है, और जो कि नियम के हिसाब से जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि थर्ड पीआरसी जब लागू होगी तो नियम के हिसाब से सभी पेंशनर्स को बराबर फायदा मिलना चाहिए। यानी कि आप भले ही उनका कट ऑफ डेट 2017 से लेकर 2026 तक का एरियर माने, या फिर पेंशन इंक्रीमेंट एरियर माने, या डीआर का एरियर माने, या फिर लीव इनकेशमेंट कम्यूटेशन, या फिर आप बात करें ग्रेचुइटी का एरियर माने, सभी पेंशनर्स को बराबर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पेंशनर्स की कैटेगरीज हैं जो कि तय की है सरकार ने, जैसे कि प्री 2017 पेंशनर्स, कट ऑफ डेट से पहले जो कर्मचारी रिटायर हुए, जो रिटायर होकर पेंशनर्स बने, वो वाले पेंशनर्स अलग एक कैटेगरी में रख दिए उन्होंने। 2017 कट ऑफ डेट के बाद जो रिटायर हुए, जो फिलहाल 2017 यानी कि पोस्ट 2017 के बाद जो रिटायर हुए कर्मचारी, वो पेंशनर्स अलग रख दिए। इसके बाद बीएसएनएल के निजी पेंशनर्स हो गए, वो अलग रख दिए। डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स अलग रख दिए। इसके बाद वीआरएस 2019 जिन्होंने लिया कर्मचारियों ने, वो पेंशनर्स अलग रख दिए। और जो कर्मचारी अभी तक लगातार वर्किंग पीरियड में है, जिन्होंने अभी तक पेंशनर्स ने नहीं बने हैं, वो भी पेंशनर्स आगे जो थर्ड पीआरसी लागू होगी इसके फायदे में गिने जाएंगे। ठीक है, तो कुछ कैटेगरियां बांट दी है सरकार ने और उन्हीं के हिसाब से उनको यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी लागू होने पर उनको लाभ मिलेगा। पेंशन इंक्रीमेंट का एरियर मिलेगा 2017 से लेकर 2026, या यूं कहें आने वाले 2027 10 सालों का एरियर उनको मिलेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से। अभी आपको दोस्तों जो बताने वाला हूं उससे आप हैरान हो जाओगे। अगर आप 2017 से पहले रिटायर हुए या 2017 के बाद रिटायर हुए, तो आपको जो एरियर है उसमें लाखों रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा आधा, यानी कि जो 2017 में रिटायर हुए पेंशनर्स, उनको अगर मान के चलते हैं 5 लाख का एरियर मिला, तो 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनको 8 से 10 लाख रुपए का एरियर मिलेगा। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है बस। यानी कि सीधा दुगना फायदा होगा पोस्ट 2017 वालों को। प्री 2017 वालों को सीधा आधे से ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से क्लियर करने वाला हूं प्री 2017 वालों को यहाँ पर क्या ऐसे फायदे हैं जो 2017 के बाद जो थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है, 2017 से अब जो लागू होगी, तो ये 9.5 साल के एरियर में ऐसी क्या चीज है जो प्री 2017 वाले पेंशनर्स को नहीं मिल पाएगी और पोस्ट 2017 वाले पेंशनर्स को मिलेगा। पूरी जानकारी बताने वाला हूं। और सरकार इस अनोमलीज, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें रोज डेली देखना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन ऑन करते समय ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे उसका नोटिफिकेशन। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा सा भी सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे, तो इस जानकारी को अपने कर्मचारी भाइयों के साथ या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए 1/1/2017 कट ऑफ डेट तारीख से पैदा होने वाली अनोमलीज यानी कि कमियां, विसंगतियां और 9 साल के एरियर के भुगतान पर मुद्दा बेहद गंभीर और तकनीकी है। आइए इन दोनों पहलुओं को गहराई से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले 2017 से पहले और बाद के रिटायर्ड पेंशनों का वित्तीय अंतर, अनोमलीज और इसका नीतिगत समाधान देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, समस्या की गहराई में जाकर देखेंगे। समस्या ये है 1/1/2017 से ठीक पहले, जैसे 31/12/2016 को जो रिटायर हुए कर्मचारी है और 1/1/2017 कट ऑफ डेट के तुरंत बाद जो रिटायर हुए, भले 2018 में, 19 में या 2020 में रिटायर हुए, जैसे कि हो गया 31/1/2017 को जो रिटायर हुए हो, उन कर्मचारियों की बेसिक पे में थर्ड पीआरसी लागू होते ही एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जो कि लाखों रुपए का होगा। 2017 के बाद वाले अगर रिटायरमेंट पेंशनर्स की बात करूं, इन्हें नए संशोधित रिवाइज्ड बेसिक पे के आधार पर ग्रेचुइटी की जो बढ़ी हुई सीमा, पहले सेकंड पीआरसी पर ग्रेचुइटी कितनी चल रही थी?
10 लाख की लिमिट थी। अब थर्ड पीआरसी लागू होने पर कितनी लिमिट हो गई? 20 लाख की लिमिट हो गई। तो अंतर कितने देखने को मिला? सीधा 10 लाख का अंतर देखने को मिलेगा ग्रेचुइटी में, पहले और आज के टाइम के हिसाब से। तो 20 लाख तक की जो बढ़ी हुई सीमा और लीव इनकेशमेंट का एरियर मिलेगा किनको? 2017 कट ऑफ डेट के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको। अब 2017 से पहले वाले जो कि प्री 2017 रिटायरी से उनको इन्हें केवल रिवाइज बेसिक पेंशन का एरियर मिलेगा, लेकिन ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट और कम्यूटेशन पुराने बेसिक पे जो सेकंड पीआरसी पर था उसी पर लॉक रहेंगे, यानी कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनको फिर से रिवाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जो प्री 2017 रिटायरीज है वो 2017 के पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अपने पूरे साल अपनी बेसिक वगैरह उन्होंने 2017 कट ऑफ डेट से पहले रिटायर किए, तो वो यहाँ पर पेंशन रिवाइज और डीआर रिवाइज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन लिव इनकेशमेंट या फिर कम्यूटेशन हो गया या फिर हम बात करें ग्रेचुइटी की, तो इनकी जो कैटेगरी है उसमें नहीं आते, मतलब ये उनको नहीं मिलेगा इसका कुछ भी फायदा। अब देखा जाए दोस्तों, अब ये लॉक हो जाएंगे वहां पर, तो इससे दोनों के बीच कुल रिटायरमेंट फंड में 5 से लेकर 15 लाख तक का स्थायी अंतर बन सकता है थिएटर वाइज। यानी कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने तो आपको कम से कम 10 से 15 लाख का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रेचुइटी की सीमा 10 लाख बढ़ गई है। लिव इनकेशमेंट, कम्यूटेशन का अंतर देखने को मिलेगा जो कि लाखों में होगा। अगर आप एम्प्लॉयज हो, जस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज हो, ऑफिसर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हो, तो आपको ये जो अंतर है ये 5 लाख या फिर 7-8 लाख का अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक ऑफिसर हो तो बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो दोनों के बीच लाखों का अंतर है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सरकार और यूनियनों के पास इसका कोई पॉलिसी सॉल्यूशन है या नहीं, यानी कि नीतिगत समाधान है या नहीं। देखिए, नोशनल फिक्सेशन और पे अनोमलीज कमेटी बनाई गई है दोस्तों यहाँ पर। जैसे कि वेतन आयोगों या फिर पीआरसी में जब भी ऐसी कट ऑफ डेट की कोई भी अनोमली या फिर विसंगति आती है तो सरकार एक अनोमली कमेटी का गठन करती है समाधान के तौर पर। स्टेपिंग अप और पेंशन की अगर बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है वो अपनाया जा सकता है इसके तहत, जिससे सीनियर या फिर तुरंत पहले रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन को जूनियर यानी कि बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स के बराबर लाया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो पहले रिटायर हुए, अब कट ऑफ डेट के बाद हुआ ये कि जो जूनियर एम्प्लॉयज हैं वो सीनियर के बराबर तो ऑलरेडी आ गया ना, क्योंकि उनको लीव इनकेशमेंट या फिर हम बात करें ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन का एरियर ऑलरेडी मिल गया। तो जो पुराने प्री 2017 में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनको इस पे अनोमलीज को दूर करते हुए ये जो कमेटी है, ये जो काम करती है, वो सीनियर को जूनियर के बराबर लेकर आते हैं ताकि विसंगति ना बने, ताकि ऐसा ना हो कि सीनियर से आगे जूनियर निकल गया। इसलिए देखिए, अब ग्रेजुएटेड प्रो राटा रिलीफ, देखिए इसकी बात करूं तो मॉडिफाइड कट ऑफ रूल्स भी है यहाँ पर। यूनियनों एआईबीडीपी है जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की बात करूं तो पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के यूनियनों की मांग शुरू से रही है कि 2017 से पहले, ठीक पहले जो रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटी सीलिंग और लीव इनकेशमेंट की जो कैलकुलेशन है एक ग्रेस पीरियड या फिर विशेष ढील दी जाए, ताकि कट ऑफ डेट के ठीक आर पार वाले पेंशनरों के बीच यह खाई बहुत ज्यादा ना बढ़े। यानी कि देखा जाए तो इनके 20 लाखों का अंतर है जो कि ज्यादा बढ़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ये, तीसरा ये दोस्तों, अदालती हस्तक्षेप हो सकता है, जुडिशियल रेमेडी। देखा जाए तो डीएस नकारा बनाम भारत सरकार जो एक केस था, डीएस नकारा केस के ऐतिहासिक फैसले के तहत पेंशनरों को एक ही श्रेणी में माना गया है, जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में कहा नियम के हिसाब से। कट ऑफ डेट बनाकर, जो कट ऑफ डेट बनाई गई है, एक ही जैसे कर्मचारियों के बीच बड़ा वित्तीय भेदभाव करना समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाता है। यदि सरकार नीतिगत यानी कि जो पॉलिसी सॉल्यूशन नहीं निकालती है तो कोर्ट के जरिए इस अनोमलीज को दूर करने का रास्ता खुलता है, यानी कि आप कोर्ट में भी जा सकते हो। ये एक रास्ता है आपके पास, यानी कि 3 रास्ते मैंने बताए।
अब दोस्तों जान लेते हैं 9 साल का एरियर देने के लिए सरकार के पास क्या समाधान है और फंड की व्यवस्था है भी या नहीं, क्या करेगी फंड का। अभी 2027 में ये 10 साल का एरियर बन जाएगा, फिर क्या होगा, चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2017 से 2026 तक का 9 से 10 सालों का एरियर हजारों करोड़ रुपए बनता है। क्या सरकार या फिर बीएसएनएल के पास इतना पैसा है एरियर देने के लिए? सरकार और बीएसएनएल के पास फंडिंग के 3 मुख्य रास्ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप पूरा जरूर देखिए। देखिए, बीएसएनएल पेंशन का भुगतान सीधे केंद्र सरकार के बजट से होता है। तो रूल 37A की अगर बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, बीएसएनएल के डोट ऑब्जर्व पेंशनरों की पेंशन और पेंशन एरियर का खर्च बीएसएनएल को अपने राजस्व से नहीं देना होता है, क्योंकि ये जिम्मा लिया है भारत सरकार ने। ये भारत सरकार के केंद्रीय बजट सब हेड ऑफ सेंट्रल पेंशन बजट डोट से दिया जाता है। इसलिए बीएसएनएल घाटे में है या फिर मुनाफे में है, इसका पेंशन एरियर के फंड से कोई भी सीधे तौर पर कोई भी लेना देना नहीं है। तो अच्छी बात है, यानी कि कोई भी हजारों करोड़ का रिवाइवल पैकेज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार खुद दे रही है। अब दूसरी बात, नया रिवाइवल पैकेज यानी कि बीएसएनएल रिवाइवल पैकेज 4.0 की अगर बात करूं, सरकार बीएसएनएल के लिए पहले भी 1,64,000 करोड़ रुपए और 89,000 यानी कि 90,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज ला चुकी है। थर्ड पीआरसी और कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन के लिए सरकार बीएसएनएल को एक नया विशेष बजटीय सहायता यानी कि स्पेशल बजटीय सपोर्ट फाइनेंशियल या फिर पैकेज दे सकती है। दोस्तों, इस पैकेज के तहत बीएसएनएल कर्मचारियों के 2017 से पेंडिंग एरियर की देनदारी को सरकार खुद टेक ओवर कर सकती है, यानी कि सरकार खुद संभालेगी इसको। तीसरा ये है एरियर भुगतान का व्यवहारिक फॉर्मूला की अगर बात करूं, एरियर पेमेंट यानी कि एरियर पेमेंट मॉडलाइटिस की अगर बात करूं, सरकार एक मुश्त यानी कि लमसम इतना बड़ा फंड देने के बजाय कुछ तरीके अपना सकती है। देखिए दोस्तों, किस्तों में भुगतान किया जाएगा यहाँ पर स्टेजर्ड फेस्ड पेमेंट, यानी कि दोस्तों एरियर की कुल राशि 3 से 5 सालों तक किस्तों में बांटा जा सकता है, जैसे कि केंद्र सरकार ने ओपीएस 7 सीपीसी के समय किया था। अब एरियर वेवर शर्त भी है अलग से, जो कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। थर्ड पीआरसी लागू करते समय सरकार यूनियनों के सामने शर्त रख सकती है कि पे स्केल 2017 से नोशनल माना जाए और वास्तविक नगद भुगतान केस बेनिफिट किसी हालिया तारीख जैसे कि 2024 या फिर 2026 से दिया जाए। हालांकि यूनियन ने इसका कड़ा विरोध कर लिया, वो अपना पूरा 10 साल का एरियर पूरा लेना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन बुजुर्ग पेंशनर्स को प्राथमिकता मिलेगी यहाँ पर दोस्तों। 75 या फिर 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनरों को एरियर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर एक मुश्त करने का प्रावधान किया जा सकता है, यानी कि जो ज्यादा बुजुर्ग हो गए पेंशनर उनको पूरा का पूरा 10 साल 9 या 10 साल का एरियर आपके घर एक मुश्त मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, पेंशन एरियर का पैसा देने के लिए सरकार के पास बजटीय क्षमता है, यानी कि देखा जाए तो पेंशनर्स के लिए एरियर मिलेगा, पेंशनर्स को एरियर मिलेगा और हो सकता है कर्मचारियों को ना मिले, क्योंकि कर्मचारी बीएसएनएल से सैलरी पाते हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी सीधे भारत सरकार के खजाने डोट की है, न कि बीएसएनएल के केंद्रीय मुनाफे की। असली अड़चन फंड की कमी नहीं है, बल्कि सरकार के अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाने की नीतिगत मंजूरी यानी कि कैबिनेट अप्रूवल है। जैसे ही कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है, एरियर का भुगतान किस्तों में या फिर स्पेशल पैकेज के जरिए संभव हो सकता है, यानी कि पेंशनर्स को आसानी से एरियर मिल जाएगा भाई साहब, क्योंकि बजट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लोज का रोड़ा फंस रहा है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट अप्रूवल से जल्दी ही मिलेगा। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो एरियर की प्रॉब्लम हो सकता है केंद्रीय कर्मचारी जो बीएसएनएल कर्मचारी है उनसे पहले आपको एरियर मिल जाए। रही बात वेतन या फिर पेंशन रिवीजन की, तो पहले वेतन रिवीजन होगा फिर ही पेंशन रिवीजन होगा। एरियर का मामला अलग से सॉल्व हो सकता है। फिलहाल दोस्तों ये थी जानकारी प्री 2017 पोस्ट 2017 जो कर्मचारी है पेंशनर्स है उनकी। फिलहाल दोस्तों इस जानकारी से जुड़े हुए जो भी आपको डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।